सुहाग रात वाली रात मैं कमरे में बैठकर रो रही थी और नीरज की कही हुई बातों को सोच रही थी कि जिससे मैंने शादी की है वह इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। मुझसे शादी करने के लिए उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मुझे आज भी याद है जब नीरज मुझे पहली बार मिले थे तो नीरज की बात करने के तरीके से मुझे उनमें अपना सा महसूस होने लगा था। मेरे पहले पति के मर जाने के बाद मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में नीरज एक नई रोशनी लेकर आएंगे और मेरे बेटे को अपना नाम देकर उसके भविष्य को संवार देंगे। मेरे घर वालों से ज़्यादा मुझे नीरज पर भरोसा था कि मेरी ज़िंदगी को एक नया सहारा मिल गया है। लेकिन आज सुहाग रात की रात नीरज के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैंने एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया। नीरज को भी मैं पसंद नहीं थी, सिर्फ मेरा शरीर पसंद था ताकि वह मेरे शरीर का इस्तेमाल धंधे के लिए कर सके। और मैं भी इस बात से बहुत परेशान थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ तो वह मेरा बदला मेरी बहनों से लेगा और पता नहीं उनके साथ क्या क्या करेगा। मैं अपने कमरे में बैठी हुई बहुत तेज़ रो रही थी और मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। नीचे वाले कमरे से तेज़ तेज़ आदमियों की आवाज़ें आ रही थीं। उनकी आवाज़ सुनकर मैं यह सोच रही थी कि यह सब मेरे जिस्म का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और नीरज की कही हुई हर एक बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। मैं सोचते सोचते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला और जब सुबह नींद खुली तो नीरज मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाने ले जा रहा हूँ। मैं उठी और नहा धोकर पीली साड़ी पहनकर तैयार हो गई। नीरज ने कभी मुझसे कहा था कि तुम्हारे ऊपर पीली साड़ी बहुत अच्छी लगती है और जब मैं पहनकर बाहर आई तो नीरज मुझे देखते ही रह गए। एक पल को मुझे ऐसा लगा कि नीरज आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने जो कुछ रात कहा वह सब झूठ था, लेकिन जब मैं नीरज के पास गई तो नीरज ने मुझे अपना मुंह फेरते हुए कहा कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, मेरा दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आज उसे तुम खुश करके ही वापस आना, मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं सुननी है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा सारा भरम टूट गया। नीरज मुझे एक होटल के बाहर रूम में लेकर जाते हैं जहां पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक नीरज का दोस्त था जिसने मुझे वहां ले जाकर बैठा दिया और नीरज खुद सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गए। अब नीरज का दोस्त मुझे बहुत तेज़ पकड़ कर कहता है कि तुम वाकई में बहुत सुंदर हो, जैसा नीरज ने बताया था। पता नहीं इतनी सुंदर बीवी मिलने के बाद नीरज का मन कैसे कर दिया तुमको किसी दूसरे के पास भेजने का। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कुछ पैसों में इतनी सुंदर औरत को अपने सामने देख रहा हूँ। नीरज ने मुझे बताया था कि तुम में अदाएं बहुत हैं, नशीलापन भी बहुत है। तुम मुझसे कुछ बात करो। बात क्यों नहीं करती हो? मैं चुपचाप बैठी हुई उसकी सारी बातें सुन रही थी और जवाब देती भी तो क्या देती। इतने में ही नीरज का दोस्त कहता है कि क्या तुम शराब पीती हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नीरज का दोस्त खुद ही शराब को 2 गिलासों में डालकर मुझे दे देता है। मैं उस गिलास को लेने से मना कर देती हूँ। वह ज़बरदस्ती मुझे पिलाने की कोशिश करता है और मैं नीरज की तरफ देखती हूँ तो नीरज अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, जिससे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है और मैं वह पूरी शराब का गिलास पी जाती हूँ और फिर मैं नीरज की तरफ देखते हुए 2-3 गिलास और पी जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत नशा हो जाता है। नीरज के पास में बैठा हुआ दोस्त का दूसरा दोस्त नीरज को बोल रहा था कि वह देखो, पीली साड़ी में बैठी हुई औरत कितनी खूबसूरत लग रही है। शायद वह अपने पति के साथ में बैठी है, लेकिन उसका पति बहुत बदतमीज़ है जो अपनी इतनी सुंदर बीवी को इस बार में लेकर के आया है। ऐसी बीवियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं, पता नहीं ऐसे लंगूरों को कहाँ से ऐसी बीवी मिल जाती है। और नीरज यह सब सर नीचे करके उस आदमी की बातें सुन रहा था। तभी नीरज का दोस्त मुझे अजीब तरह से छूने लग जाता है और मैं उसे दूर हटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह नहीं मानता। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक होटल के कमरे की तरफ लेके जाता है। वह मुझे कमरे के अंदर धक्का देने ही वाला होता है, तभी नीरज आकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हारे घर से मिलने तुम्हें कोई आया है। नीरज का दोस्त नीरज पर गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने पैसे दिए हैं और यह अभी कहीं नहीं जाएगी। नीरज उसके पैसे निकाल कर उसको दे देते हैं और कहते हैं सॉरी, अभी यह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि इसके घर से कुछ लोग आए हुए हैं जो इसके बारे में पूछ रहे हैं और इसका वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी मुसीबत हो सकती है। नीरज इतना कहकर मेरा हाथ अपने दोस्त के हाथ से छुड़ाकर
अपने साथ मुझे घर ले आते हैं और नीरज अपने कमरे में मुझे लाकर बहुत तेज़ डांटते हुए कहते हैं कि तुम चुपचाप यहीं पर पड़ी रहोगी, मेरी बिना इजाज़त के कहीं नहीं जाओगी। मैं नशे में होती हूँ, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा था कि नीरज मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। पहले वह खुद ही मुझे लेकर गए और फिर अब मुझे वापस ले आए। मुझे नशा बहुत तेज़ चढ़ा हुआ था, इसलिए मैं वहीं बेहोश हो जाती हूँ। कुछ दिन बाद नीरज मुझे एक और पार्टी में लेकर जाते हैं। उस पार्टी में बहुत ही रिच लोग आए हुए थे। मैं काफ़ी देर तक अकेले बैठी रहती हूँ। क्या तुम नीरज के साथ में हो? तो मैं हाँ में जवाब देती हूँ। फिर वह आदमी बोलता है, इस बार वैसे नीरज ने माल बहुत ही अच्छा चुना है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि नीरज को इतनी खूबसूरत औरत कहाँ से मिल गई। वैसे जो भी हो, तुम हमारे लिए ही यहाँ आई हो। हमें जितना खुश रखोगी उतना ही तुम खुश रहोगी। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, कई बार हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हमें एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बस तुम हमारा वही खिलौना हो और इसके अलावा तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। फिर वह आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ डांस करो। मैं उससे कहती हूँ कि मुझे डांस नहीं आता। तो वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हें डांस करना सब कुछ सिखा दूँगा। धीरे धीरे तुम इस माहौल में ढल जाओगी। और वह मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे डांस कराने के लिए ले जाता है और वह मुझे बहुत अजीब तरह से छू के मेरे साथ डांस करना शुरू कर देता है। मैं अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश करती हूँ कि तभी वहाँ पर नीरज आ जाता है और अपने दोस्त से कहता है, यह वह लड़की नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। सॉरी दोस्त। तो नीरज का दोस्त कहता है, यह वह लड़की कैसे नहीं हो सकती? तुम्ही ने तो बताया था कि वह बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैंने बताया था, लेकिन यह वह लड़की नहीं है, वह दूसरी है। तुम इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए और लड़कियों का इंतज़ाम करके रखा हूँ। तो नीरज के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे तो यही लड़की चाहिए, तू पैसा बता। तुझे जितना पैसा बोलना है तू बोल, लेकिन मुझे यही लड़की चाहिए। इस बात पर नीरज को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह फिर भी शांत होकर अपने दोस्त से कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, यह वह लड़की नहीं है, मेरी बात का भरोसा करो। और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पीछे करता है। नीरज का ऐसा व्यवहार देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान होती थी कि अचानक से नीरज को क्या हो गया है। नीरज तो वैसे मेरी हर जगह बेइज्जती करते थे, अपने दोस्तों के सामने मुझे बहुत ही ज़्यादा जलील करते थे, लेकिन आज मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? नीरज अपने दोस्त के साथ झगड़ा करके मुझे वहाँ से भी ले आते हैं, लेकिन मैं नीरज के इस स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि नीरज मुझे इन लोगों से क्यों बचा रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और नीरज का स्वभाव भी बदलता जा रहा था। एक दिन सफाई करते हुए मुझे नीरज के कमरे से एक रिपोर्ट मिली, जिसमें यह लिखा हुआ था कि नीरज को एड्स हो गया है। मैं यह रिपोर्ट पढ़कर हैरान थी और अब नीरज के पास कुछ ही वक्त बचा था। तभी नीरज के कमरे में एक आदमी आया होता है और मैं बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही होती हूँ। नीरज उस आदमी से कहते हैं कि मेरे ना रहने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वह मेरी पत्नी के नाम पर हो जानी चाहिए। यह सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ। तभी वह लोग बाहर आने लगते हैं और मैं छुप जाती हूँ। उस आदमी के जाने के बाद मैं नीरज से पूछती हूँ, क्या बात है, आजकल तुम्हारा स्वभाव बदला बदला सा नज़र आ रहा है? नीरज मुझसे कहते हैं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। मैं नीरज से दोबारा पूछती हूँ तो नीरज तभी मुझ पर चिल्ला कर बोलते हैं, तुम अपने काम से काम रखो, फालतू इधर उधर की बातें मत सोचो। इतना बोलकर नीरज अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम हो गई, लेकिन नीरज अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो मैं शाम को उनके कमरे में जाती हूँ और देखती हूँ कि नीरज को काफ़ी तेज़ बुखार था और वह बुखार में ठंड से काँप रहे थे। मैं तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाती हूँ। डॉक्टर नीरज का चेकअप करके कुछ दवाइयाँ देकर चला जाता है और कहता है कि इनका ध्यान रखना। नीरज के होश के आने के बाद मैं नीरज को दवाई देती हूँ तो नीरज दवाई लेने से मना करते हैं। तो मैं ज़बरदस्ती नीरज को दवाई देती हूँ और कहती हूँ कि दवाई अभी लेना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ऊपर गुस्सा तुम बाद में भी कर सकते हो, अगर मुझसे लड़ना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें ठीक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए दवाई खाओ। और मैं भी गुस्से में ज़बरदस्ती नीरज को दवाई देती हूँ। नीरज का सर बहुत तेज़ गर्म था, इसलिए नीरज को ज़बरदस्ती लिटा के मैं उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगती हूँ। नीरज गुस्से में उठकर बैठने लगते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। मैं भी गुस्से में बोलती हूँ कि मुझे पता है तुम्हें मेरे देखभाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है।
तो इसलिए मुझे देखभाल करने दो। नीरज के सर पर पट्टी रखते समय नीरज की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। मेरे मन में भी नीरज के लिए बहुत से सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन जब नीरज कुछ नहीं बोलते तो मैं भी उस वक्त कोई भी सवाल करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। नीरज की सिर्फ देखभाल करने में लगी रहती हूँ। दूसरे दिन नीरज की तबीयत में कुछ सुधार होता है। नीरज मेरे पास मेरे कमरे में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। शायद इसीलिए मुझे मेरे ही कर्मों की सज़ा मिली है। आज मैं इस बीमारी से लड़ रहा हूँ कि मेरी बीमारी की वजह मेरी ही लाई हुई है। इसका जिम्मेदार शायद मैं ही हूँ। मैंने पता नहीं तुम्हारे जैसी कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, उनके सपनों को चूर चूर किया है सिर्फ अपने कुछ पैसों की कमाई के लिए। और शायद मेरे लिए यह बीमारी भी कम है। इससे भी बड़ी अगर कोई बीमारी हो तो वह भी उसका भी हकदार मैं ही हूँ। मैं नीरज की बात सुन रही थी। तकलीफ़ तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन सुहाग रात वाले दिन नीरज के बोले हुए एक एक शब्द मेरे कानों में आज भी गूंज रहे थे और मैं मन ही मन सोच रही थी, अगर नीरज को यह बीमारी ना हुई होती तो शायद वह मेरी कभी भी मेरे सामने इस तरह से मुझसे माफ़ी नहीं मांगते और मेरे साथ भी वही होता जो अभी तक और लड़कियों के साथ होता आ रहा है। नीरज के बार बार माफ़ी मांगने पर मैं नीरज को माफ़ कर देती हूँ, यह सोच कर कि नीरज के कर्मों की सज़ा तो ईश्वर खुद ही दे रहा है। बस मैं नीरज से कहती हूँ कि मुझे इस शहर से दूर मेरे माँ बाप के पास मुझे भेज दो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ अपने माँ बाप के यहाँ बिताना चाहती हूँ। नीरज मेरी इस बात के लिए राज़ी हो जाता है। फिर नीरज मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन जाता है तो नीरज से मैं कहती हूँ कि क्या तुम मेरे घर तक नहीं चल सकते हो? तो नीरज मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। लेकिन मेरे मन में फिर भी वही एक भावना आ जाती है कि आखिर कैसा भी हो, इसने मुझसे शादी की है और मैंने भी कभी इससे प्यार किया था, इसलिए मैं इसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगती हूँ। तो नीरज मेरे गांव तक मुझे छोड़ने के लिए राज़ी हो जाता है। गांव पहुंचकर नीरज मुझे छोड़कर वापस जाने लगते हैं तो मैं नीरज से कहती हूँ, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त ना बचा हो, लेकिन मैं चाहती हूँ वह वक्त तुम हमारे साथ बिताओ ताकि तुम्हें भी महसूस हो कि तुमने भी कभी शादी की है और तुम्हारा भी आखिरी वक्त में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ था। और मैं भी यही चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हो सकता है फिर हमारी मुलाकात ना हो, क्योंकि इस जन्म में हम मिल गए, अगले जन्म में शायद ना मिले। मैं पूरी ज़िंदगी यह सोच कर जी सकती हूँ कि आखिरी वक्त में तुमने हमारे रिश्ते की लाज रखी और अपनी भूल का एहसास हुआ। नीरज के पास 3 महीने का ही वक्त बचा था। वह 3 महीने नीरज ने हमारे साथ हमारे गांव में बिताए। उन 3 महीनों में शायद नीरज को पूरी ज़िंदगी का प्यार मिल रहा था। वह प्यार मिला, सम्मान मिला, मान मिला। नीरज के आखिरी शब्द थे कि काश तुम मुझे पहले ही मिल गई होती, मुझे इतनी सुंदर ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाता। आज इस ज़िंदगी को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद इस बीमारी को बुलाया हूँ और यह बीमारी अब मुझे लेकर ही जाएगी। नीरज बहुत फूट फूट के रो रहा था और अपनी गलतियों पर पछता रहा था। आज उसे इस परिवार की अहमियत समझ आ रही थी, पति पत्नी का रिश्ता समझ आ रहा था और उसे यह भी एहसास हो रहा था कि शरीर का सुख सुख नहीं होता, असली सुख परिवार के साथ रहने में है, उनके साथ प्यार करने में होता है। नीरज के जाने के बाद नीरज की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई थी और मैंने अपने बेटे को नीरज का नाम दिया, उसे पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाया।